बहुत समय पहले की बात है। एक भूत बहुत दिनों से कुंवारी लड़की की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी ऐसी कुंवारी लड़की नहीं मिल रही थी जो उससे शादी करने के लिए राजी हो। एक दिन की बात है, वो भूत अपना रूप बदलकर एक छोटे से गांव में घूम रहा था और कुंवारी लड़की की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। अरे वाह, मिल गई मेरी दुल्हन। अब मैं इससे शादी करके इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। फिर भूत उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? भूत, तुम तो भूत हो। नहीं, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। भूत उस लड़की को उठाकर अपने साथ अपने जादुई महल में ले जाता है, जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम बनोगी मेरी दुल्हन? नहीं, कभी नहीं। मैं एक भूत से शादी नहीं कर सकती। देखो, मुझे जाने दो। उस लड़की की बात सुनकर उस भूत को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ने लगता है। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। लड़की भूत को शादी के लिए हाँ नहीं करती तो भूत उसे मार कर खा जाता है। अब तो भूत हर रोज गांव में रूप बदल कर आता और किसी न किसी कुंवारी लड़की को उठाकर अपने जादुई महल में ले जाता, और जब वो लड़की उस भूत से शादी करने के लिए मना कर देती तो वो उसे मार कर खा जाता। एक दिन की बात है, वो भूत एक सुंदर से लड़के का रूप बदलकर गांव में कुंवारी लड़की की तलाश में घूम रहा था। अभी तक एक भी ऐसी कुंवारी लड़की नहीं मिली। मुझे जल्दी ही अमावस की रात से पहले एक कुंवारी लड़की से शादी करनी ही होगी। अगर मैंने किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मर सकता। मुझे जल्दी ही कोई ना कोई लड़की ढूंढनी ही होगी। भूत पूरे गांव में कुंवारी लड़की को ढूंढ लेता है, पर उसे कोई भी लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। ना जाने ये गांव वाले अपनी बेटियों को कहाँ छुपा कर रखते हैं। एक भी लड़की दिखाई नहीं दे रही जिससे मैं शादी कर सकूं। अगर मुझे कोई लड़की नहीं मिली तो ऐसे तो मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। भूत ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। अरे वाह, मिल गई मुझे मेरी दुल्हन। मैं अभी इसे जल्दी से जाकर पकड़ लेता हूँ और फिर इससे शादी करूँगा। इससे पहले कि भूत उस लड़की को पकड़ने जाता, वो लड़की भूत को देख लेती है और भागने लगती है। भूत बचाओ, अरे कोई है, मुझे बचाओ। भूत भयानक आवाज में हंसने लगता है और उस लड़की को पकड़ लेता है। बचकर कहाँ जाती है? इतनी मुश्किल से तो तू मुझे मिली है। अब मैं तुझसे शादी करूँगा, तुझसे शादी करूँगा। भूत, तुम तो भूत हो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, रानी। नहीं, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। तुम तो एक भूत हो। भूत उस लड़की को अपने जादुई महल में ले जाता है और उस लड़की से शादी करने के लिए कहता है, और जब लड़की उस भूत से शादी करने से मना कर देती है तो भूत गुस्से से पागल हो जाता है और फिर उस लड़की को मारकर खा जाता है। उस भूत की वजह से गांव के सभी लोग परेशान होने लगे थे और अपनी कुंवारी बेटियों को घर से नहीं निकलने देते थे। ऐसे ही एक दिन गांव के सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। इस भूत की वजह से हमारे घर की बेटियों का निकलना बंद हो गया है और जिन लड़कियों को वो भूत पकड़ कर ले जाता है उन्हें वो जिंदा नहीं छोड़ता। ऐसे कब तक चलेगा? और फिर अगले दिन भूत उस गाँव में आता है और एक कुंवारी लड़की को पकड़ लेता है और उसे अपने जादुई महल में ले जाने लगता है। तभी एक चील चुड़ैल उस भूत को लड़की को ले जाते हुए देखती है और वो उसका पीछा करने लगती है। तभी वो चील चुड़ैल देखती है कि भूत उस लड़की को अपने जादुई महल में ले गया है और वो भूत उस लड़की से शादी करने के लिए कह रहा है। तुझे मुझसे शादी करनी होगी। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम तो भूत हो। शादी नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से मारकर खा जाऊंगा। लड़की भूत से शादी करने से मना कर देती है तो भूत उस लड़की को मारकर
इस लड़की ने भी मुझसे शादी करने से मना कर दिया। अमावस की रात भी पास आने वाली है। अगर मैंने जल्दी ही किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की तो मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। चील चुड़ैल चुपके से उस भूत की बातें सुन रही होती है। अच्छा तो ये बात है, इस भूत को कुंवारी लड़की से शादी करनी है। क्यों ना मैं ही कुंवारी लड़की बनकर इस भूत से शादी कर लूं। इससे मेरी खोई हुई सारी शक्तियां भी मुझे मिल जाएंगी और मैं फिर इस भूत को मारकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी। चील चुड़ैल मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। और फिर अगले दिन चील चुड़ैल भी एक सुंदर कुंवारी लड़की का रूप बनाकर गांव में घूमने लगती है और जैसे ही रात होती है तो वो भूत भी एक सुंदर लड़के का रूप लेकर गांव में कुंवारी लड़की को ढूंढने लगता है। तभी उस भूत की नजर उस लड़की पर पड़ती है। मिल गई मुझे कुंवारी लड़की। मेरे पास सिर्फ आज का ही समय है। कैसे भी करके मुझे इस लड़की से शादी करनी ही होगी। भूत जिसे कुंवारी लड़की समझ रहा था वो कोई कुंवारी लड़की नहीं बल्कि एक चील चुड़ैल थी। भूत इस बात से अनजान उस लड़की के पास जाता है और अपने असली रूप में आकर उससे शादी करने के लिए कहता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम तो एक भूत हो, भला मैं एक भूत से कैसे शादी कर सकती हूँ? अगर तुम मुझे मारकर खा गए तो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। हाँ रानी। लड़की शर्माते हुए भूत से शादी के लिए हाँ कर देती है। तो ठीक है, अगर तुम मुझे अपनी रानी बनाओगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। लड़की शादी करने के लिए राजी हो जाती है तो भूत बड़ा खुश होता है और कहता है। हाँ बोलो बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो, जब तुम मुझसे शादी करोगे तो अपनी आंखें बंद रखोगे और शादी के बाद ही अपनी आंखें खोलोगे। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। भूत इस बात से अनजान था कि वो जिसे लड़की समझ रहा है वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक चील चुड़ैल है। भूत अंदर ही अंदर उस लड़की को देख बड़ा खुश हो रहा था। आज की रात मैं इस लड़की से शादी करके अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल कर लूंगा और फिर इस लड़की को मारकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। चील चुड़ैल भी अंदर ही अंदर अपने मन में खुश हो रही थी। बेवकूफ भूत कहीं का, जो तू मुझे लड़की समझ रहा है, मैं चील चुड़ैल हूँ और मैं तुझे मारकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। और फिर जैसे ही रात होती है तो भूत चील चुड़ैल से शादी की तैयारी में लग जाता है और जब वो शादी की सारी तैयारी कर लेता है तो उस लड़की के रूप में चील चुड़ैल से कहता है। शादी की सारी तैयारियां हो गईं। समय बहुत कम है, अब हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, पर तुम्हें मेरी शर्त तो याद है ना? हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी शर्त याद है। अब तुम जल्दी से मुझसे शादी करके मेरी दुल्हन बन जाओ। फिर भूत अपनी आंखें बंद करता है तो लड़की अपने असली चील चुड़ैल के रूप में आ जाती है और उस भूत से शादी कर लेती है। और जब चील चुड़ैल और भूत की शादी हो जाती है तो भूत अपनी आंखें खोलकर देखता है तो अपनी दुल्हन की जगह चील चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है। धोखा धोखा, तुम तो एक चील चुड़ैल हो और तुमने मुझसे धोखे से शादी की। मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भूत उस चील चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं मार पाता क्योंकि उसकी शादी कुंवारी लड़की से ना होने के कारण उसकी सारी की सारी शक्ति खत्म हो जाती है और वो मरने लगता है। तू मुझे क्या मारेगा? पहले तो अपनी जान तो बचा ले। क्योंकि चील चुड़ैल की शादी भूत से हो जाती है तो वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है और भूत को तड़पते देख हंसने लगती है। तेरे मरने के साथ ही तेरी भी सारी ताकत मुझ में आ जाएगी और मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर मुझे कभी भी कोई मार नहीं सकेगा। तुमने मुझसे धोखे से शादी की है। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भूत की शक्तियाँ खत्म होने के कारण वो बुरी तरह तड़पने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बचाओ। चील चुड़ैल भूत को बुरी तरह तड़पते देखती है तो उस पर दया आने लगती है। जो भी हो, आखिर है तो ये मेरा पति ही। नहीं, मैं इसे मरने नहीं दे सकती। अगर ये मर गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी। नहीं, मुझे इसे बचाना ही होगा। फिर चील चुड़ैल भूत के सिर को अपनी गोद में रखकर
उसे अपनी शक्ति देने लगती है और उसे बचा लेती है। तुमने मेरी जान बचाई, क्यों? जो भी हो, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इस तरह मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती। भूत चील चुड़ैल की बातें सुनकर उसे अपने गले लगा लेता है और उसे माफ कर देता है। इंसान जैसे कर्म करता है उसका वैसा ही फल उसको मिलता है। बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक सुदूर गांव कछौलीपुर की, जहां लोग दिन भर खेतों में काम करते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता। कोई भी सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। कारण था पाप का घड़ा। पूजा अपनी दोस्त अंजलि को अपने गांव लेकर आई होती है। वो क्या रखा हुआ है? वो खेतों के बीचों बीच वो घड़ा खेती में कुछ काम आता है क्या? वो पूजा की नजर जब उस घड़े पर पड़ती है तो उसको अपनी माँ की कही बात याद आती है। उन्होंने कहा होता है, घर जल्दी आना, शाम मत करना। वो कुछ नहीं है, तू बस जल्दी जल्दी घर चल। तभी उसकी माँ का फोन आता है। कहाँ हो बेटा, अभी तक आई नहीं तू? पूजा उनसे झूठ बोल देती है कि वो बस 5 मिनट में पहुँच जाएगी, बल्कि वो अभी घर से दूर होती है। तब तक अंजलि भागकर उस घड़े को अपने गोद में ले लेती है और पूजा को बुलाती है। पूजा, एक फोटो तो खींच मेरी इस घड़े के साथ। तभी अंजलि को एक कुत्ता दिखता है। चल निकल, आ गया फोटो खराब करने मेरी। पूजा जैसे ही अंजलि के हाथ में वो घड़ा देखती है वो बहुत डर जाती है और जोर से बोलती है, वो घड़ा जल्दी से नीचे रख। अंजलि एकदम से डर जाती है, जिसकी वजह से वो घड़ा उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। अब हम गए, अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। अरे ऐसे क्यों बोल रही है? क्या हो गया? मैं दूसरा घड़ा ला दूंगी, तू चिंता मत कर। वो घड़ा अब खुद ही नया हो जाएगा। क्या क्या मतलब इस बात का? इससे पहले कि पूजा कुछ बोलती, उस टूटे घड़े से काली परछाई निकलती है। ये क्या चीज है पूजा? यही है घड़ा। ये घड़ा है? हाँ, पाप का घड़ा। पूजा की आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं और वो काली परछाई अब एक चुड़ैल के रूप में दोनों के सामने खड़ी हो जाती है। तू रो क्यों रही है? क्या हो गया? मैंने कुछ बड़ा कर दिया क्या? इस घड़े को कोई हाथ नहीं लगाता। अगर एक बार ये घड़ा टूट गया तो फिर क्या? तभी वहाँ खड़ी चुड़ैल एकदम से बोलती है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब तू जिंदा नहीं बच सकती, क्योंकि तुमने अपने पाप का घड़ा फोड़ दिया है। लेकिन मैंने तो कोई पाप किए ही नहीं है, तो फिर मुझे किस बात का पाप लगेगा? पाप तो उसको लगता है जो पाप करते हैं, उनका घड़ा भरता है। मेरे ख्याल में तो मैंने कोई भी पाप नहीं किया है जिससे मेरे पाप का घड़ा भरे। चुड़ैल भयानक रूप लेकर हवा में उड़ने लगती है। हवाएं तेज हो जाती हैं। तुम दोनों ने कोई पाप नहीं किया। मुझे तो लगता है हमने जरूर कोई ना कोई पाप तो किया ही होगा, लेकिन मैं अपने पाप की माफी मांगना चाहती हूँ। एक बार पाप कर लो तो उसकी कोई माफी नहीं होती, और तुमने तो खुद अपने पाप का घड़ा फोड़ दिया है। मैं तो नहीं मानती कि मैंने कोई पाप किया है। पूजा अंजलि का हाथ दबाती है, लेकिन अंजलि चुप नहीं होती है। अंजलि की बातें सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। तूने अपने घर वालों को धोखा दिया। तू झूठ बोलकर यहाँ पर अपने दोस्त के घर रहने आई। यहाँ भी तूने घड़े को हाथ में लिया जो किसी अनजान की चीज है। फिर तूने बिना मतलब एक कुत्ते को लात मारी जिसको चोरी कहते हैं। इतने पाप तो तूने मेरे सामने ही कर दिए हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम कभी भी अब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन चुड़ैल का गुस्सा शांत नहीं होता है और फिर एक नए घड़े में उसको मारकर भरने लग जाती है। पूजा ये दर्दनाक मंजर देखकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह पूजा होश में आती है तो अपने शरीर को छूती है। उसने मुझे नहीं मारा, उसकी नजरों में मैं पापी नहीं थी, उसने मुझे नहीं मारा। ऐसा बोलते हुए पूजा अपने घर चली जाती है। पूजा की माँ बहुत चिंतित होती है और पूजा को देखती है तो उनको राहत मिलती है। लेकिन जब वो अंजलि की बात सुनती है तो उनको दुख होता है। उस दिन से वो दोनों तय करते हैं कि कोई भी काम करने से पहले सोचेंगे। उसी रात को पूजा को एक सपना आता है। उस सपने में चुड़ैल होती है। मैंने तुझे बस इसलिए जाने दिया क्योंकि तूने अपनी गलती न मानने का पाप नहीं किया। तूने कहा मुझसे गलती हुई है। मैं आगे भी ध्यान रखूंगी कि ऐसी कोई गलती ना हो मुझसे, और आपका शुक्रिया। फिर चुड़ैल अदृश्य हो जाती है। ये सच था, वो घड़ा कोई सामान्य मिट्टी का बर्तन नहीं था। गांव के मंदिर के पीछे एक टूटी फूटी झाड़ी में आधा जमीन में धंसा हुआ एक काला सीलन भरा घड़ा था, जिसके पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। कहा जाता था कि ये घड़ा पापों को पीता है, लेकिन जब भर जाता है तो कयामत बरसती है। अरे देख कितना सुंदर घड़ा है, ऐसे खेत के बीचों बीच पड़ा है, क्या हम इसको उठा लें? नहीं, चुपचाप घर चलो, हमें भी लेट हो रहा है, होगा किसी का।
दोनों युवक उस घड़े को नहीं उठाते। उसके अंदर बैठी चुड़ैल कहती है, अक्सर दूसरे हमें पाप करने से बचा लेते हैं, लेकिन कब तक बचा पाएंगे। गांव में चीजें सामान्य तरीके से चल, तभी एक दिन गांव में एक बुजुर्ग औरत आई। बाल उलझे, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में ऐसा भय जैसे उसने खुद नरक देख लिया हो। तुम सारे सुनो, गांव के चौराहे पर इकट्ठा होकर आओ, मुझे तुमको कुछ बताना है। सुनो सुनो, सारे आओ। वो ऐसा बोलते हुए गांव में घूम रही होती है। उसने गांव के चौराहे पर सबको इकट्ठा करके कहा, उस घड़े को मत छूना। जिस दिन वो भरेगा उस दिन यहाँ हर घर में चीखें गूंजेंगी। जो पाप करेगा उसका नाम घड़ा खुद पुकारेगा और फिर उसकी आत्मा उस घड़े में कैद हो जाएगी हमेशा के लिए। लेकिन जिसने उसे बिना भरे ही फोड़ दिया तो वो सारा पाप उसके सर आ जाएगा और वो चुड़ैल उसको मार डालेगी। मैंने भी तो कितने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सबको लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ और ऐसी ही बातें करती हूँ। यही चीज एक औरत के साथ भी हुई। लोगों ने उस औरत को पागल समझकर भगा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उस औरत की बात में सच्चाई तो थी ही, जिसको समझ पाना लोगों के लिए मुश्किल था। लोगों को लगता था उस घड़े से दूर रहना ही इनके लिए ठीक है और वो वैसे ही बच सकते हैं, लेकिन किसी ने नहीं जाना था कि वो घड़ा एक दिन भर भी सकता है। और वो दिन आ गया। क्या किसी ने मेरे भाई को देखा? वो सुबह से नहीं मिल रहा है। मैं सुबह से उसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। आगे चलने पर उसको पता चला पंकज के भाई के अलावा पंकज के भाई का दोस्त भी गायब था और ऐसे ही बहुत सारे लोग गायब थे। उधर वही सारे लोग जो गायब हो चुके थे चुड़ैल के सामने खड़े थे। तुम लोगों के पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम लोग नहीं बच सकते। चुड़ैल एक एक कर जिनका नाम घड़े में से आया होता है सबको मार डालती है। अब गांव में दहशत फैल जाती है। लोगों को अब समझ आने लग जाता है कि जरूर उस औरत की बातों में कुछ न कुछ तो सच्चाई थी। ऐसे ही गांव में एक लड़का था विनोद, तेज दिमाग वाला लेकिन बेहद लालची। वो चोरी करता, झूठ बोलता और लोगों को धोखा देता। जो भी गायब हुए सब के सब पियक्कड़ थे। जरूर दारू पीकर कुछ किया होगा, तभी वापस नहीं आ पाए। किसी ने मार दिया होगा। पाप का घड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन दारू तो तुम भी पीते हो ना, क्या पता कल को तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो। विनोद गुस्से में आकर मनोज को 2 थप्पड़ मार देता है और फिर उसी रात शराब पीकर नशे में धुत मंदिर के पीछे जाता है और उस घड़े को लात मार देता है। घड़ा हिला, उसमें से गाढ़ा काला धुआं निकला। उस धुएं से एक बेहद पतली लंबी उंगलियों वाली काली आकृति निकली। वही घड़े की रक्षक चुड़ैल। उसकी आंखें कोयले जैसी चमक रही थी। वो जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में उड़ रही थी। विनोद का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम हो क्या वो घड़े की रक्षक? मैं नहीं डरता तुमसे। बताओ क्या कर लोगी मेरा? तेरा घड़ा भी फोड़ दूंगा। चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा, तू पाप करता है, पर आज तेरा घड़ा भर गया है। तूने इस घड़े पर लात मारकर जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। इतना बोलकर वो चुड़ैल उस पर झपटी। अगले दिन लोगों को विनोद की सिर्फ जीभ मिली। मंदिर के पीछे उसी घड़े के पास काली राख में लिपटी हुई। अब हर दिन गांव से एक न एक आदमी गायब होने लगा, कभी बूढ़ा कभी बच्चा, और हर बार उनकी कोई न कोई गलती सामने आती। किसी ने पत्नी को पीटा था, किसी ने जमीन हड़पी थी, किसी ने रिश्वत ली थी। लोगों को एहसास हुआ कि वो घड़ा अब सिर्फ पाप जमा नहीं कर रहा, बल्कि पापियों को निगल रहा है। गांव में हाहाकार मच गया। मंदिर को ताला लगा दिया गया, लेकिन हर रात उस ताले से सिसकियां सुनाई देती, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। हर रात वो घड़ा हल्का सा हिलता और सुबह गांव का एक और नाम गायब। सुबह मंदिर के पास पुजारी की राख मिली, लेकिन राख में मिली उसकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा था जो उसे ताउम्र नहीं भूलता। पर अब वो ताउम्र नहीं रहा। अब घड़ा बोलने लगा था। हर रात 12 बजे मंदिर के पास से आवाज आती। एक दिन गांव के सबसे अमीर जमींदार राम सिंह का नाम पुकारा गया। उसके सामने वो चुड़ैल आ जाती है। नहीं, मैं नहीं मर सकता। ये सब पाप करने से पहले सोचना चाहिए था। बस एक बार माफ कर दो।
एक बार माफ कर दो मुझे। नहीं, तुझे माफी तो नहीं मिल सकती। और राम सिंगली उसमें समा गई। एक दिन पूरा गांव खाली हो गया, सब भाग गए, लेकिन वो पाप का घड़ा वहीं रहा, अर्ध जमीन में धंसा हुआ। लोहड़ी की शाम थी। पूरा पंजाब उत्सव में डूबा था, लेकिन सरहद के पास स्थित कालासाया गांव में हवा में कुछ ज्यादा ही ठंड थी। करण सालों बाद अपनी पुश्तैनी हवेली लौटा था। आंगन में लोहड़ी की आग जलाने की तैयारी चल रही थी। करण, याद रखना बेटा, आज की रात गन्ने के खेतों की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। आज धुंध वाली माई अपनी बलि मांगने निकलती है। दादी आप भी ना, ये सब पुरानी बात है। अब हम 2026 में जी रहे हैं, कोई माई वाई नहीं होती। ये सब बच्चों को डराने के तरीके हैं। भाई मजाक मत उड़ा। पिछले साल लोहड़ी की रात को लखविंदर का लड़का लापता हो गया था। आज तक उसका सिर्फ साफा मिला, वो भी उन गन्ने के खेतों के बीच। जैसे ही सूरज ढला, आंगन में बड़ी सी लोहड़ी जलाई गई। सुंदर मुंदरिये गा रहे थे, तिल और रेवड़ियां आग में डाली जा रही थीं, लेकिन तभी अचानक हवा का एक ऐसा झोंका आया जिसने जलती हुई आग को लगभग बुझा ही दिया। करण भाई, वो देखो, खेतों के किनारे पर कोई खड़ा है। करण ने मुड़कर देखा। हवेली के ठीक पीछे फैले मीलों लंबे गन्ने के खेतों की बाउंड्री पर एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। वो स्थिर थी, लेकिन उसकी ऊंचाई किसी सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी। शायद कोई मजदूर होगा। वीर, टॉर्च ला तो जरा। नहीं करण, बाहर मत जाना, देख आग का रंग नीला हो गया है। वीर सही कह रहा था। लोहड़ी की पवित्र अग्नि अब नारंगी नहीं बल्कि एक अजीब सी नीली लौ में बदल चुकी थी। दादी जानकी ने हाथ में गंगा जल लिया और मंत्र बुदबुदाने लगी। तभी एक सिसकी सुनाई दी। यह आवाज करण के छोटे भाई सनी की थी, जो शाम से ही कहीं गायब था। आवाज गन्ने के खेतों के बीच से आ रही थी। करण ने बिना सोचे समझे टॉर्च उठाई और खेतों की तरफ भाग पड़ा। नहीं करण, वो सनी नहीं है, वो आवाजों का जाल है। लेकिन करण अंदर जा चुका था। खेतों के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि करण को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक टॉर्च की रोशनी एक जगह थमी। वहां सनी खड़ा था, लेकिन उसकी पीठ करण की तरफ थी। सनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? घर चल, दादी परेशान है। जैसे ही सनी मुड़ा, करण के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो सनी नहीं था, सिर्फ एक बड़ा सा मुंह जिससे गाढ़ा काला खून टपक रहा था। लोहड़ी की पहली रेवड़ी मुझे मिल गई। वो आकृति तेजी से करण की तरफ बढ़ी। करण पीछे मुड़ा और पागलों की तरह भागने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि गन्ने के पौधे खुद ब खुद उसका रास्ता रोक रहे हैं। पीछे से एक भयानक हंसी गूंजी, जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। तू जितना भागेगा, मिट्टी उतना ही तुझे जकड़ेगी। करण ने देखा कि जमीन दलदल की तरह उसे खींच रही थी। तभी अचानक एक जलती हुई लकड़ी खेतों के बीच आकर गिरी। करण, आग की तरफ आ, ये रोशनी से डरती है। दादी जानकी पीछे से चिल्लाई, आग में तिल और सरसों डालो, इसकी गंध इसे वापस पाताल में भेज देगी। करण और वीर खेत से बाहर तो आ गए थे, लेकिन जो उन्होंने पीछे छोड़ा था वो अभी खत्म नहीं हुआ था। असली दहशत तो अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही करण, वीर और गांव वाले हवेली के भीतर पहुंचे, उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर हवा का शोर इतनी तेज हो गया था जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। करण भाई, सनी कहाँ है? आप उसे साथ नहीं लाए? करण की सांसें अभी भी उखड़ी हुई थी। उसने वीर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में दहशत थी। वो सनी नहीं था सिमरन, वो कुछ और ही था। लेकिन असली सनी अभी भी लापता है। अचानक हवेली की छत पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज ऊपर टहल रही हो। सब लोग इस आग के अंदर आ जाओ, वो हवेली के अंदर घुस चुकी है। उसे लोहड़ी की बलि चाहिए। अगर आज रात हमने उसे सनी नहीं दिया तो वो एक एक करके सबको ले जाएगी। दादी, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या सनी अब भी जिंदा है? वो गन्ने के सबसे पुराने कुएं के पास है, जहाँ पहली बार लोहड़ी की राख दबाई गई थी। लेकिन वहां तक जाना खुद को मौत के हवाले करना है। अब बहुत हुआ वीर, हमें उस कुएं पर जाना होगा। अगर हम डरे रहे तो ये रात हमारी आखिरी रात होगी। दोनों भाई हाथों में लोहड़ी की जलती हुई मशालें लेकर फिर से अंधेरे की ओर निकल पड़े। गन्ने के खेत अब किसी भूल भुलैया की तरह लग रहे थे। अचानक उन्हें एक कुआं दिखा जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। कुएं के किनारे सनी बैठा था, लेकिन वो पत्थर की तरह जमा हुआ था।
तुम फिर आ गए। इस बार तुम दोनों की हड्डियां मेरी अगली लोहड़ी का ईंधन बनेंगी। जैसे ही वो साया करण की ओर झपटा, करण को दादी की बात याद आ गई। उसने अपनी जेब से रेवड़ियां और मूंगफली का वो पैकेट निकाला जिसे उसने शुरू में अंधविश्वास कहकर रख लिया था। वरुण ने सारी रेवड़ियां और मूंगफली जलती हुई मशाल पर फेंक दी। जैसे ही चीनी और तिल आग के संपर्क में आए, एक तेज सफेद रोशनी पैदा हुई। ये लोहड़ी की शुद्ध अग्नि थी। नहीं, ये पवित्रता मुझे जला रही है। उस रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया था। वो साया पिघलने लगा और वापस कुएं की गहराई में गिर गया। कुएं से एक जोरदार धमाका हुआ। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण काला साया गांव पर पड़ी तो सब कुछ शांत था। सनी को होश आ गया था, हालांकि उसे कुछ याद नहीं था। हवेली के आंगन में राख अब भी ठंडी हो रही थी। करण ने देखा कि उसकी हथेली पर एक छोटा सा निशान था, जैसे किसी ने जलते हुए कोयले से वहां लोहड़ी लिखा हो। अब यकीन आया बेटा, कुछ रस्में सिर्फ रिवाज नहीं ढाल होती हैं। करण ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसने अपनी घड़ी देखी। 2026 की पहली लोहड़ी बीत चुकी थी, लेकिन उसने उसे वो सिखा दिया था जो कोई किताब नहीं सिखा सकी। हवेली में सन्नाटा तो था, लेकिन वो शांति वाली नहीं, बल्कि तूफान से पहले की खामोशी थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। सनी गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसकी आंखों की पुतलियां सफेद होने लगीं। वो बिस्तर से उठा और बिना आवाज किए रसोई की तरफ बढ़ा। करण जो बरामदे में बैठा पहरा दे रहा था, उसने सनी को जाते देखा। सनी, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? पानी चाहिए। सनी नहीं रुका। वो सीधे रसोई के उस कोने में गया जहां पुरानी अनाज की बोरियां रखी थीं। जैसे ही करण ने सनी का कंधा पकड़ा, सनी ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में सनी नहीं बल्कि वही कुएं वाली काली आकृति की झलक थी। कुआं तो भर दिया, लेकिन जो मिट्टी में दबा था उसे कैसे रोकोगे? तभी वहां दादी जानकी लालटेन लेकर पहुंची। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उन्होंने देखा कि सनी ने जमीन से एक पुरानी सड़ी हुई पोटली निकाल ली थी। करण, उससे वो पोटली छीन ले। वो इस हवेली के पूर्वजों का वो पाप है जिसे 100 साल पहले दबाया गया था। इस गांव को खुशहाल बनाने के लिए 100 साल पहले लोहड़ी के दिन एक अग्नि बलि दी गई थी। वो आत्मा शांत नहीं हुई थी, वो बस कैद थी। आज उस कुएं के बंद होते ही उसे रहने के लिए नया ठिकाना चाहिए था, और वो ठिकाना ये हवेली है। अचानक पूरी हवेली थरथराने लगी। दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। हवेली के आंगन में बुझी हुई लोहड़ी की राख अपने आप हवा में उड़ने लगी और एक बवंडर बन गई। बीर और सिमरन भी जाग चुके थे और दहशत में कोने में दुबक गए। मुझे मुक्त करो या फिर इस हवेली को राख बनते देखो। दादी, इसे रोकने का कोई तो रास्ता होगा। सिर्फ एक ही रास्ता है करण। इस पोटली को उस आग में डालना होगा जो सच्चे पश्चाताप से जलाई गई हो, और आज की रात की आग तो डर से जलाई गई थी। करण ने फुर्ती से पोटली झपटी। पोटली छूते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों बर्फीली सुइयां उसके हाथों में चुभ रही हों। वो भागा और आंगन की उस जगह पहुंचा जहां मुख्य लोहड़ी जलाई गई थी। वहां अभी भी कुछ कोयले दहक रहे थे। मैं मानता हूँ कि मैंने पूर्वजों की बातों का मजाक उड़ाया। मैं मानता हूँ कि हमने जमीन के दर्द को नहीं समझा। अगर ये आग मेरी ईमानदारी से जलती है तो अभी जल उठे। उसके बलिदान और पश्चाताप ने काम किया। बुझी हुई राख से अचानक एक विशाल सुनहरी लौ ऊपर उठी। करण ने वो पोटली उस पवित्र अग्नि में फेंक दी। जैसे ही पोटली जली, एक रूह कपा देने वाली चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सनी का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और वो सामान्य हो गया। हवेली के कोनों से काला धुआं गायब होने लगा। वो काली आकृति उस आग में जलकर राख हो गई। सूरज निकला। इस बार हवा में वो भारीपन नहीं था। करण के हाथ पर अब कोई काला निशान नहीं था, बस एक साधारण जलने का घाव था जो उसे याद दिलाता रहेगा कि कुछ शक्तियां विज्ञान की समझ से परी होती हैं। अब शहर वापस जाओगे? नहीं वीर, अब मुझे समझ आया कि इस गांव को आर्किटेक्ट की नहीं, अपनी जड़ों से जुड़े लोगों की जरूरत है। अगली लोहड़ी में यही मनाऊंगा, पूरी श्रद्धा के साथ। काला साया गांव अब सच में रोशनी का गांव बनने की राह पर था।